यूपी की योगी सरकार हो या पिछली अखिलेश सरकार, न तो अपराध में कमी आई है न भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। भूमाफियाओं के हौसले भी पिछली सपा सरकार की तरह इस सरकार में भी बुलंद नजर आ रहे हैं। जमीनों के भाव आसमान पर क्या पहुंचे, आपसी संबंधों व रिश्तों में खटास सी आने लगी है। एक दूसरे का हिस्सा हड़पने की 4 दशक पुरानी लड़ाई अब भूमाफियाओं के हाथ में आ गई है। करोड़ों की कीमती जमीन को लेकर सुल्तानपुर शहर में 4 दशक पुराना एक कारखाना और उससे लगी जमीन अब चर्चा में है। पुरानी फर्म के साझेदारों के वंशज अब उस पर एक दूसरे के अधिकारों में भूमाफियाओं के जरिए अतिक्रमण करते नजर आ रहे हैं। वजह है जमीन की करोड़ों की कीमत। यहाँ भूमाफिया जमीन हथियाने के चक्कर में हर हथकंडा अपनाने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला सुल्तानपुर में देखने को मिल रहा है, जहां फर्जी कागजात के जरिए विपक्षी दबंग भूमाफियाओं को लेकर जबरन दूसरे के हिस्से को कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय के स्थगन आदेश भी बेमानी दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित परेशान होकर इधर उधर भटकने को मजबूर है। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। दरअसल नगर कोतवाली के घारा खुर्द में एक बेशकीमती भूखंड व कारखाना विवादों में घिर गया है। बताते चले 1961 में घाटा संख्या 387 और 388 पर गोविंद अग्रवाल, माता शरण केसरवानी व विशंभर दयाल ने मिलकर गणेश आयरन फाउंड्री नाम से कोल्हू मशीन ढलाई का एक कारखाना खोला था। जमीन कम पड़ी तो अगल बगल के गाटा संख्या 395, 396 और 397 की जमीन भी खरीदकर इसमें शामिल कर ली गई। 1974 में घाटे के चलते यह कारखाना बंद कर दिया गया। इसी के बाद इन तीनों साझेदारों की 5 गाटों की जमीन को कोर्ट के जरिए 1984 में 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसी के बाद आपसी सहमत से इसमें बने मकान का एक हिस्सा माता शरण को दिया गया था, जिस पर अब उन्हीं के वारिस रमेश केसरवानी काबिज और दाखिल बताए जाते हैं। जानकारी मिली कि इसका फैसला 1984 में अपर सिविल जज द्वारा किया गया था। इसी में अब केसरवानी एग्रो फूड प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट लिमिटेड नाम से रमेश केसरवानी और उनका परिवार इसमें कारोबार करते चले आ रहे हैं। माता शरण के परिजन नितिन केसरवानी की माने तो 1984 में बंटवारे के बाद अब गोविंद प्रसाद अग्रवाल के उत्तराधिकारियों की नीयत डोल गई है और वे भूमाफियाओं को लेकर जबरन माता शरण के हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। बीते रविवार को इसी जमीन पर गोविंद अग्रवाल के उत्तराधिकारी हिमांशु अग्रवाल अपने कुछ दबंगों व भूमाफियाओं को लेकर मौके पर पहुंचे और उनके गेट पर जबरन अपना नाम लिखवाकर कब्जा दिखाने का प्रयास किया। पीड़ित माता शरण के उत्तराधिकारियों की माने तो इसके पहले भी कुछ फर्जी वसीयत के जरिए वे इसमें दाखिल होने का प्रयास किए थे। न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ तो पुनः उन लोगों का नाम कट गया। आरोप है कि पुनः दस्तावेजों के सहारे विपक्षियों का नाम जुड़ा, लेकिन फिर न्यायालय के आदेश पर काट दिया गया। यह आरोप है कि विपक्षियों के हिस्से की जमीन एग्रीमेंट लेकर भूमाफिया रमेश केसरवानी की जमीन में दाखिल होने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। रविवार को भी उन्होंने ऐसी ही साजिश रची और रमेश केसरवानी के हिस्से में दाखिल हो गए। कागजात होने के बावजूद रमेश केसरवानी और उनके परिवार वालों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा वे अधिकारियों के दरवाजों पर चक्कर लगाने को मजबूर है और योगी सरकार के दावों के उलट न्याय की आस में वो दर दर भटकने को मजबूर दिखाई देते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितेश कुमार केसरवानी है। मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार केसरवानी। यहाँ आए हैं कार्यालय, किस तरीके की समस्या है और क्या मामला है? सर हमारा एक पैतृक आवास ईदगाह पर प्यारेपट्टी रोड पर सुल्तानपुर में ही है और इस मकान में हम कई लंबे समय से रहते आ रहे हैं और सन 1961 से लेकर के सन 1984 तक हमारा एक साझे का व्यापार श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी और रामनिवास अग्रवाल जी और हमारे बाबा माता शरण बाबा जी के साथ में ये पूरा कारोबार चला। कारोबार में घाटा लगने के कारण जब उसका सन 1984 में आपसी बंटवारा हुआ, डिक्री सूट हुआ हमारे सिविल न्यायालय में और उस न्यायालय के अनुसार हमारे बाबा जी को 1/3 पार्ट का हिस्सा मिला है और ये हिस्से की डिक्री के बाद में 1989 में हमें सिविल कोर्ट के ही माध्यम से
डिक्लेरेशन सूट घोषणात्मक वाद जो हमको हुआ तो उसमें हमें बंटवारे का पूरा नक्शे के साथ में बाकायदा कब्जा जो कि दाखिल पहले से चले आ रहे थे वो हमको पूरा मिला। और गणेश आयरन फाउंड्री जो साझे का बड़ा व्यापार था, कोयलों की ढलाई का काम होता था, शुरू से ही इसको नगर पालिका में भी उनके असेसमेंट में मकान नंबर दर्ज था, जो कि समय के साथ बढ़ते हुए जब हमें अलग अलग हिस्से में कब्जेदारी मिली, हम अपने मकान में रह रहे थे, अपना काम कारोबार कारखाना चला रहे थे, तो हमें करंट में वर्तमान में 1880/1 नाम का मकान नंबर दर्ज है, जो कि हमारे बाबा जी का नाम है, हमारे पिताजी रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, मेरा परिवार रह रहा है, मेरी माता जी रह रहे हैं, मेरे भैया रह रहे हैं, और इसमें बिजली का कनेक्शन भी है जो कि मेरे बड़े भैया के नाम है। इसमें आज हमारा जो अपना परिवार के साथ में व्यापार है वो गुप्ता ट्रेडर्स के नियम स्टाइल में जब हो रहा है, जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, वैट नंबर रजिस्टर्ड है, उसके पहले सेल्स टैक्स भी रजिस्टर्ड है, तो एक छोटा कारोबार हमारा उसी घर से चला आ रहा है। अच्छा, फिर अब करंट में क्या समस्या आई, क्या प्रॉब्लम आई? अभी करंट में समस्या ये आई है कि इसमें कुछ अराजक तत्व, भूमाफिया जैसे लोग हैं और कुछ पड़ोसियों के भी संरक्षण में कुछ लोग हैं जो हमारा घर को कब्जाने की नीयत से वहाँ पर आते हैं और उन्होंने हमारा घर कब्जा करने का प्रयास भी किया। तो हमें जब जान माल की हानि का बहुत भय हो गया और तो हमने उच्च अधिकारियों से, प्रशासन में, पुलिस को भी सहयोग लेने का प्रयास किया, मगर मेरी सुनवाई कहीं हुई नहीं। शायद उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, वह जानकारी मैं देने के लिए यहाँ पर प्रशासन के पास भी आया हूँ। इन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं, समझे हैं, उनका परिशीलन चल रहा है, जो भी उचित कार्रवाई होगी हमें पूरा भरोसा है प्रशासन हमारी मदद करेगा। न्यायालय से क्या मिला है आपको? हाँ, इसके अलावा कुछ विपक्षियों ने कुछ फर्जी आदेश अपने खतौनी के आधार पर उसमें कुछ फर्जी वसीयत के अनुसार अपना नाम डलवा लिया, जिसका नाम कटा भी था, जो कि फर्जी माना गया था। फिर उन्होंने अपना नाम जुड़वाया, फिर नाम कटा, जो कि गलत तो गलत है, और वह क्षेत्र बाद में आबादी भी घोषित हुआ। तो हम लोग वहाँ रह रहे हैं, काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। दिक्कत इसमें यह है कि कुछ अराजक तत्व तो अलग अलग समय पर अपने आप को उसका एग्रीमेंट होल्डर बताते हैं और वो वहाँ पर हमको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। इसमें सन 2020 में भी अभी हमने न्यायालय से एक एग्रीमेंट होल्डर के खिलाफ से हमने स्टे आदेश भी लिया था और वो आज भी बरकरार है। हालांकि अब दिक्कत हमें ये आ रही है कि चूँकि 2 दिन पहले कुछ दुर्घटनाएं और जान माल का जब जोखिम हमें हुआ तो हमें लगा कि सर साहब को बताना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए, ताकि हमें मदद मिल पाए। हालांकि अभी तक हमें बहुत ही मदद नहीं मिली है, लेकिन पूरा भरोसा है कि हमें प्रशासन और पुलिस से पूरा मदद मिलेगी। क्या घटना? तो शाम को हम अपने घर पे ही थे, कपड़े वगैरह, संडे का दिन था, कपड़े वगैरह धुलाई करने के बाद में, कपड़े को फैलाने के बाद में मेरे पिताजी नीचे घर में आए तो मुझे आवाज़ दी, बेटा गेट खोलो। जैसे ही मैंने अपना गेट खोला, अपने कर्मचारी को भी साथ लाए थे, जैसे हमने गेट खोला उनको अंदर में बुलाने के लिए, और कुछ करीब 14 से 16 लोग, शायद ज़्यादा ही थे, शायद 18 से 20 लोग भी थे। तो इन लोगों ने अचानक से धावा बोलते हुए मुझ पर हावी हुए और मेरे पिताजी पर हावी हुए, मेरे लोगों पर हावी हुए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी हावी हुए, और उनने मुझे मारने का प्रयास किया। मुझे मुझे चोटिल किया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और मुझे पुलिस प्रशासन के पास जब मैंने वो गुहार लगाई, उनको बताया, तो मुझे बहुत सांत्वना तो दी गई, लेकिन मुझे बहुत ही संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन फ़िलहाल अब मुझे संतुष्टि इस बात की है कि वर्तमान में भी उसी कोर्ट ने दोबारा स्थगन आदेश का पालन करने के लिए पुनः एक आदेश दिया है, और इस समय सभी उच्चाधिकारी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका परिशीलन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है सारा कार्य मुझे। आपके पिताजी और आपके ऊपर हमला हुआ, आपने कहीं कोई तहरीर दी? हाँ सर, इसके बारे में हमने थाना कोतवाली में बताया भी हुआ है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे सर।